नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे के बाद क्या हुआ। दरअसल पिछले 15 दिनों में अमित शाह का ये दूसरा दौरा था। जब वो 15 दिन पहले आए थे तब मध्य रात्रि के बाद तक वो भोपाल में रहे। उसके बाद वो लगभग रात को 2 बजे यहाँ से दिल्ली रवाना हुए। कल की बात करें तो कल रात वो उन्होंने भोपाल में बिताई। सुबह फिर उन्होंने बातचीत की मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं से, और उसके बाद जो खबर निकल कर आ रही वो ये कि मोदी के मतवालों के बाद मध्य प्रदेश में अब शाह के सरदार भी सक्रिय हो गए हैं। कह सकते हैं कि जो 6 सरदार हैं शाह के, उसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद आते हैं आपके BD शर्मा जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। इनको अपने अपने खाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन ये कहा गया कि सबको सामूहिक नेतृत्व के साथ काम करना, यानी सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो चीज़ मानी और समझी जा रही वो ये कि शिवराज सिंह चौहान वोट जुटाने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के दौरे करेंगे, जो सभाएं होंगी। समन्वय का जो सबसे बड़ा काम है वो जिम्मेदारी दी है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। वो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। BD शर्मा जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी परिषद से उनका गहरा ताल्लुक रहा। उसके बाद वो भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बने। महामंत्री बनने के बाद उनको कहा गया कि वो यूथ से लेकर बूथ तक का काम देखें और सबको अपने दायित्वों के प्रति सजग करें। इसके साथ माता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी कि वो कांग्रेस पर तीखे हमले करें, क्योंकि उनका चेहरा और जो उनकी छवि है उसका लाभ बीजेपी चाहती है। इसके साथ कैलाश विजयवर्गीय सबको मनाने में वो पारंगत हैं। अगर कोई नहीं मानता तो गाना भी गा देते हैं, भजन भी सुना देते हैं, और उसके साथ खाने की भी बात करते हैं। और आखिरी में आते हैं प्रहलाद पटेल। पिछड़े वर्ग से उनका संबंध है और लोधी जो समाज है उसके एक बड़े नेता है, और पिछड़े वर्गों की भूमिका में उनका नाम इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उमा भारती ने जब भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी तब उनको अपने साथ रखा था, और वो एक OBC का बड़ा नाम है। तो जो दूसरे लोग हैं जाति समीकरण के हिसाब से जुड़ेंगे इसमें प्रहलाद पटेल। तो शाह के 6 सरदार, आज इसी पर फोकस है पूरा कि आखिर ये जो टीम है छक्का लगाने वाली टीम है या दूसरों को आउट करने वाली टीम है। विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, स्काइप पर हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आपके साथ की। क्रिकेट का भी सीजन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं अपने पिता की तरह। ये कहा जाता है कि शुरू के जो 6 बैट्समैन होते हैं या 7 बैट्समैन होते हैं वो बैट्समैन भी होते हैं और ऑलराउंडर भी होते हैं। तो ये जो अमित शाह के 6 सरदार, क्या ये बल्लेबाजी भी करेंगे, ऑलराउंडर में दूसरी टीम को आउट भी करेंगे? क्या लगता है आपको कि मोदी के मतवालों के बाद या मोदी के मतवालों के साथ ये अमित शाह के 6 सरदार कितना कुछ बेहतर कर सकते हैं? क्या परफॉर्मेंस होगी, आपकी राय? मुझे लगता है ये कि सारे के सारे फील्डिंग में लगेंगे, क्योंकि जो जरूरत है अभी भारतीय जनता पार्टी को वो फील्डिंग की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां 2018 में बनी थी, उन परिस्थितियों के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी हो या पार्टी के भीतर की समस्याएं हैं वो बहुत बढ़ गई। तो जो आप देखिए ना कि मैन टू मैन मार्किंग यदि आप कर रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर जो बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं जो हाथ से छूट सकती हैं जी। बैट्समैन यदि थोड़ा सा हुक कर दे या तेज बॉल कर दे तो भी उसे आपको उसके फील्डिंग तो उसकी फिर करनी पड़ेगी। अन्यथा क्या है, जो यदि पाले से बाहर गेंद चली गई तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये जो टीम बनाई हुई है, ये टीम केवल आप इसको ये केवल कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जी। बाकी आप इनकी उपयोगिता की दृष्टि से देखिए तो पार्टी ने इनकी उपयोगिता समझी कब थी और इनका उपयोग किया कब था। आज तो चूंकि आपको जो नाराज हैं उनको जो है राजी करना है तो आपने उनको कमेटियां बना दी। उन कमेटियों का रोल क्या है, वो कमेटियां क्या करेंगी? उन कमेटी में कोई टिकट दिला सकता है किसी को क्या? ये जो चीज अल्टीमेटली जो सियासत होती है, किसी भी चुनाव की सियासत होती है, वो टिकट पर जाके थम जाती है जी। जब टिकट ही कुछ लोगों को तय करना है
इसके अलावा बाकी आप किसी को भी काम दे दीजिए, वो अपना काम करता रहेगा और पार्टी जो है उससे अपना हिसाब किताब जो लेना है वो लेती रहेगी। तो ये केवल बैलेंस बिठाने की प्रक्रिया है ये कमेटी, बाकी तो सब बेल पर जो प्री स्क्रिप्टेड है कि अमित शाह का रोल क्या है, भूपेंद्र यादव क्या करेंगे, अश्विन वैष्णव क्या करेंगे, गीतानंद जी क्या करेंगे, मुरलीधर राव जी क्या करेंगे, अजय जामवाल जी का रोल क्या है। ये तो सब एक तरह से हम ये माने कि चुनाव के पहले जो एक जब बारात आती है ना कहीं, तो बारात की अगवानी के लिए जो लोग लगते हैं, ये उस तरह की भीड़ है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फील्डिंग सबको करनी है और इस फील्डिंग वाली जो टीम है उसके कोचेस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आपने नाम गिना है अजय जामवाल के, उसके साथ साथ जो दिल्ली से प्रभारी 5-5 प्रभारियों की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं वो जो गुड़ गोबर हुआ है उसको संभालने के लिए अमित शाह जैसे दिग्गज को 15 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश आना पड़ा, रात रुकना पड़ा, और पिछली बार वो आधी रात के बाद तक यहाँ थे और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हुए। तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत ही गंभीर है और संवेदनशील है, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में अमित शाह को इतना टाइम देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टीम के जो अमित शाह, हम तो कोच के ऊपर की बात करेंगे, टीम बनाने वाले हैं, उन्होंने जरूर ये 6 सरदारों की खिंचाई भी की होगी और खिंचाई की भाषा क्या रही होगी इसका अंदाजा जो उनको जानते हैं उनको पता होगा कि ये कोई बहुत हनीमून पीरियड वाली खिंचाई नहीं होगी। जाहिर है कि इसमें काफ़ी तल्खी से और सख्ती से बात हुई होगी। आशीष जी, सारा मामला ये कि जो कोचेज़ हैं, जो टीम प्रबंधन के लोग होते हैं, वो सब सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। इसलिए आज की स्थिति में जैसा दिनेश जी ने कहा कि बैटिंग करने की तो बात छोड़िए, सबको फील्डिंग में जुटना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बॉलें, इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अगर आपने उनको नहीं थामा तो फिर बहुत सारे चौके छक्के विपक्षी दल लगाएगा जो आपको दिक्कत में डालेंगे। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। फील्डिंग को मैं और थोड़ा सा अगर कह दूँ, क्षेत्र रक्षण करना पड़ेगा इनको अपना अपना। ये जो जितने भी नेता बनाए गए हैं, आगे लाए गए हैं, इन्हें क्षेत्र रक्षण करना है। भाजपा का जो क्षेत्र सिमटने की आशंका है या जो उनके क्षेत्रों पे संकट दिख रहा है, तो इसलिए ये सारा पूरी कवायद की गई। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये व्यवस्थाओं की समिति है, समन्वय की समिति है, लेकिन जो मुख्य समिति होती है, जो चुनाव समिति होती है, जो चुनाव के मुद्दे तय करती है, रणनीति तय करती है, प्रत्याशी तय करती है, वो ही आखिरी मंजिल होती है। बिल्कुल सही बात है, और वो अभी नदारद दिखती है। तो इसलिए जो सारी चीज़ें पिछले दिनों हुई हैं वो अपने आप सामने साफ आ जाती हैं कि जब विधायकों से 1 to 1 किया गया, उनको समझाया गया, और फिर ये भी खबरें चली कि 70-80 विधायकों की टिकट बदली जानी तय हैं, तो उससे साफ समझ में आ जाता है कि जो मरीज है वो टेबल पर है, और ये जो लोग आए हैं 6-7 लोग जो हैं, ये सर्जन हैं जो किसी वक्त किसी भी सर्जरी के लिए तैयार हो सकते हैं, तैयार रहेंगे। तो इसलिए ये मध्य प्रदेश में जो चुनाव की जो पूरी भाजपा की जो कवायद है, पहली बात तो बहुत लेट है। भाजपा जैसी जो पार्टी है, जो जिसको कहा जाता है वो 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है और लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां ही नहीं थी। असंतोष था सब तरफ, विकास यात्राओं में बवाल थे, लोग कई विरोधी स्वर थे, कुछ लोग छोड़ के चले गए पार्टी को। तो वो जो प्रबंधन था, प्रबंधन तो पहले ही बिखरा हुआ था। तो अब एन वक्त पे जो प्रबंधन करने की कोशिश की जा रही है, अभी जो ये समितियां और जो चेहरे सामने आए, ये प्रतीक्षित चेहरे थे, इनको सामने लाना था। इनके अलावा भाजपा में और चेहरा कौन है? और अब चूंकि इनको एन वक्त पर सामने लाया गया है, तो ये कितना डिवोशन से काम कर पाएंगे और इनका समन्वय कैसे बनेगा और इनके समर्थकों को टिकट कैसे मिलेगा, ये कहीं स्पष्ट नहीं है। इसलिए प्रभावी नहीं, जरूरी है कि चुनाव समिति और वो जो चुनाव का आखिरी जो फॉर्मेट है वो सामने आए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जैसा दिनेश जी बता रहे थे कि आखिरी में राजनीति करने वालों का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो टिकट। आप बहुत सारी बातें कर लीजिए, समझा दीजिए, अगर टिकट नहीं मिला तो सारी निष्ठा एक तरफ हो जाती है, फिर आदमी बागी होता है और बगावत पे उतरता है। ये जो फील्डिंग करने की बात है, उस फील्डिंग करने में बगावत को रोकना भी बड़ा फील्डिंग का काम होगा, क्योंकि आपने सब कुछ समझा दिया और उस समझाने के बाद अगर उसकी बगावत खत्म नहीं हुई तो फिर बीजेपी को बहुत दिक्कत जाने वाली, क्योंकि अभी तक ये बगावतें कांग्रेस में होती थी या दूसरी पार्टियों में, बीजेपी इससे थोड़ा सा कम संक्रमित थी। अब ये जो संक्रमण है वो ज़्यादा बढ़ गया है और उसी के चलते सबसे खास बात, टिकट मिलने किसको मिलेंगे, टिकट जिसके कटेंगे उसकी बगावत कैसे रोकी जाएगी और समन्वय कैसे होगा, मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। मैं रमेश सिंह जी से पूछूंगा कि सामाजिक सरोकार के हिसाब से जो जनता के बीच में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा को तो एक तरह से पार्टी ने कहा कि आप युवाओं को देखें, मुख्य धारा से थोड़ा सा उनको दूर रखा गया, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज है, जैसा भूपेंद्र यादव है, अश्विनी वैष्णव है, नरेंद्र सिंह तोमर है, खुद शिवराज सिंह 4 बार के मुख्यमंत्री, तो उसमें हमें लगता है कि रणनीति में थोड़ा सा अध्यक्ष के तौर पर पिछड़े हैं,
क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं संगठन को खला होगा। आपकी राय रमेश जी? ये जो तोमर, ये सुपर सिक्स में ये जो तोमर जी है और विजय वर्गीय जी है और प्रहलाद पटेल जी, ये अगर एक साल पहले बीजेपी इनको लाइमलाइट में लेके आती तो आज बीजेपी की तस्वीर कुछ अलग होती। इनको लाया है और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे 6 सुपर सिक्स ईमानदारी से समन्वय से काम करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का समय आ रहा है और अगर चुनाव नहीं जीते तो इनकी किसी की कोई बखत नहीं रहेगी। तो ये ईमानदारी से भी काम करेंगे। अच्छा, ये इन खासतौर से मैं नरेंद्र सिंह तोमर और विजय वर्गीय और प्रहलाद पटेल का कहूंगा, ये ग्राउंड के बहुत बड़े मास्टर लोग हैं। शिवराज जी तो खैर है ही, और इनको ये अब बहुत कम समय, लगभग 3-1 महीने का समय है, तो इस 3 महीने में ये कितना कर पाएंगे, ये अभी अब इस समय रेस्क्यू इसको करना है, कितना रेस्क्यू कर पाएंगे कि आज की तारीख में कहना मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस समय जो बीजेपी की बहुत दुर्दशा की स्थिति है उससे बहुत कुछ उबारने की कोशिश करेंगे और संभव है कि उबर जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पिछले 17-18 साल में कार्यकर्ता और जो बुजुर्ग नेता है उनका अपना अनुभव है कि किस तरह पार्टी चुनाव के टाइम पर उनको बैल बखर में जोत देती है और चुनाव होते ही से उनको एक कोने में डाल देती है। आज भी उनसे यही कहेंगे और उनका अनुभव उनको किस हद तक मतलब मेन स्ट्रीम में लाएगा, चुनाव के मोड में लेके आएगा, ये कहना वो मुश्किल है। लेकिन बीजेपी को मैं जितना जानता हूँ तो मुझे लगता है कि चुनाव तक आते आते और कार्यकर्ता और जो नेता है बुजुर्ग जो नाराज बैठे हुए हैं, इनमें से अधिसंख्य चुनावी मोड में आके और बीजेपी के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। चलिए, उम्मीद तो बीजेपी यही सब कर रही होगी। लेकिन दिनेश जी ने जैसा कहा, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अमित शाह की अगर बात भी करें तो शाह के सरदार बनते बनते हम कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। अगर ये स्थितियां 6 महीने पहले होती, 3 महीने पहले होती तो ज़्यादा पॉजिटिव होता। अभी जैसे सब कहा कि मरीज टेबल पर है, विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं, अगर विशेषज्ञों को उस मरीज की हिस्ट्री पता है तो इलाज हो सकता है। मैं सिर्फ एक बात जोड़ूंगा दिनेश जी कि पिछले 10 जून को शिवराज सरकार ने तय किया था कि बहनों के खाते में 1000 रुपये जाएंगे। मंत्री मैदान में थे लेकिन संगठन गायब था। इस पूरे मामले में जो लोग कहते हैं कि बहनों को 1000 रुपये देने वाला जो एक तरह से शॉर्ट था वो माना जा रहा था कि बहुत ही अच्छा है और बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में बड़ी रिफ्ट दिखी, दरार दिखी। ये दरार पाटने का काम भी ये जो टीम है 6 लोगों की उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इस दरार को अगर नहीं भरा गया तो फिर मोदी के मतवाले हों या अमित शाह के सरदार हों, उनको दिक्कत तो जाएगी। आपकी राय? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, दिक्कत में है इसलिए लोग दिख रहे हैं जी। आप याद करिए 2014 का लोकसभा चुनाव, जिसमें शिवराज जी ने कहा था कि यहाँ मोदी जी के पोस्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा पोस्टर ही चलेगा, मेरा चेहरा वोट दिला देगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज आप देखिए कि अमित शाह को आके मध्य प्रदेश संभालना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है दिनेश जी, मुझे लगता है कि वो टिप्पणी मोदी को याद रही होगी और 2014 से लेकर 2023 तक नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया। लगातार मध्य प्रदेश भाजपा कमजोर हुई है और उसकी कमजोरी को दूर करने का भाजपा हाईकमान ने कोई उपाय नहीं किया, ताकि 2023 में कोई ये ना कह पाए कि अब मोदी के पोस्टर की जरूरत नहीं है, मेरे से काम चल जाएगा। जी। तो क्या है, देखिए जो शिवराज जी हैं वो आज बात क्या हो रही है, आप उसके जो अर्थ है उस बात का वो समझिए। आज शिवराज जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और ये जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो एक संयुक्त भाव होता है उस भाव से बात नहीं करते। तो इसलिए जो भी होता है वो सरकार में होता है और पार्टी अलग खड़ी दिखाई देती है। जो आपका सवाल था कि संगठन और सत्ता में दरार दिखाई देती है, आप देखिए हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, बहुत साल हो गए जर्नलिज्म में, कि अपना विभागीय मंत्री अपने किसी पुल पुलिया का उद्घाटन नहीं कर पाया हो। सब कुछ जो करेगा मुख्यमंत्री करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे। तो आप अपनी लीडरशिप को तो खुद ही वीक करते हैं, आप उन्हें मौका कहाँ देते हैं काम करने का। फिर कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, आपने काम नहीं किया आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो आप जो है वो करे क्या, वो आप काम भी नहीं करने दोगे और टिकट भी नहीं दोगे, तो जबरा मारे भी और रोने भी ना दे वाली जो स्थिति है वो यहाँ है। तो इसलिए असंतोष भी होता है, किसी के संभालने से कोई नहीं संभलता। देखिए राजनीति में
कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं आया। कंप्रोमाइज एक पीरियड के लिए होता है। यदि कैलाश विजयवर्गीय जनरल सेक्रेटरी होके महान हो गए तो उन्होंने अपने लड़के को टिकट ले ली थी, तो वो संगठन में बेटा एमएलए, तो ये किसको मिला? ये क्या गोपाल भार्गव को ये सुकून मिला क्या? उनको नहीं मिल पाया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जब देखते हैं ना कि एक के लिए शर्त अलग है और दूसरे के लिए शर्त अलग है, तो वो जो कई बार उमा जी की बात आ जाती है कि भेड़ों के लिए नियम अलग है और सांडों के लिए नियम अलग है। तो ऐसी स्थिति में आपको बड़े बड़े नेताओं को बैठना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश उतना आसान होता तो इतने लोगों की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, ये 2018 की एक्सटेंडेड एंटी इनकम्बेंसी है जिसमें कई तरह के जो है चीजें शामिल हो चुकी हैं। बिल्कुल। लेकिन आप दिनेश जी, इतनी वेलफेयर स्कीम ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें ला रहे हैं। दिनेश जी, इसमें एक बात है कि 2018 के बाद स्थितियां लगातार बिगड़ी, तो आखिर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसमें दखल देकर सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तो ऐसा नहीं कि जब जो चीजें सबको पता थी, क्या वो दिल्ली को पता नहीं थी? ये जो बातें हो रही है ये पिछले 2 साल से चल रही हैं, और 1 साल से जब नगर निगम के चुनाव हार गई थी बीजेपी 16 में से 7, तब तो बहुत तेजी से पड़ी और दिल्ली सोता रहा इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा ना कि पार्टी की सरकार नहीं है, अब व्यक्ति की सरकार है, तो ये व्यक्ति की सरकार तो कई दिनों से चल रही थी। आखिर संगठन क्या कर रहा था दिल्ली का? जी, दिल्ली का संगठन जो कर रहा था वो उसने अब आके दिखा दिया जी, लेकिन अब पानी बहुत निकल गया। जी हाँ, लेकिन 2014 का जो मैंने इंसिडेंट आपको याद दिलाया, वो इसीलिए याद दिलाया कि आपको जरूरत नहीं थी ना, आज आपको हमारे घुटने बैठना पड़ा। ये सियासत है। इस सियासत में कब किसे कहां दांव मारना है ये तब पता लगता है। उन्होंने कह दिया कि आज हम आपका राज्य संभाल रहे हैं, आप पे नहीं संभाल रहा। एक बार आप हार चुके हैं, हमारी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हैं। आप कितने भी पॉपुलर मुख्यमंत्री हो, कितनी भी स्कीमें आपकी पॉपुलर आप दे रहे हो, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है, कास्ट इक्वेशन है, रीजन इक्वेशन है, वो पार्टी जैसे बिठाती है वो उसी तरह से बिठाई। ठीक, एक सवाल जरूर मेरा तीनों साथियों से रहेगा कि जब यूपी के चुनाव हुए थे तब भी इसी तरह की स्थिति थी और दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को संभाला था। वहां मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ भी साइडलाइन हो गए थे और कहा गया था कि वो सिर्फ गोरखपुर तक आइसोलेट कर दिया गया, बाकी दिल्ली की पूरी टीम संभाल रही है। लेकिन वहां योगी के नाम पर वोट मिले, लेकिन यही सब चीज़ें हिमाचल में नहीं चल पाई, कर्नाटक में नहीं चल पाई। तो डिफरेंट है मामला, हर राज्य के हिसाब से अलग है, तासीर अलग है। लेकिन जैसे आशीष जी में कहा था कि मध्य प्रदेश का जो बिगड़ा मामला है वो एक दिन का नहीं है, और राजनीति बड़ी बेमुरव्वत होती है, निर्मम होती है। अपनी पार्टी को कई बार आदमी काटता है, जैसा दिनेश जी ने कहा कि 2014 का वो इंसिडेंट कि सिर्फ मेरे चेहरे से काम चल जाएगा, 2023 में वो सब घुटने के दम बल पर हैं और मोदी के नाम पर काम हो रहा है, अमित शाह को आना पड़ रहा है। तो ये निर्ममता की वो निशानी है कि अगर पार्टी को नुकसान होता है तो हो जाए, हमारी अहमियत बनी रहे। इसको आप किस ढंग से देखते हैं, बहुत संक्षेप में? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मौजूदा मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व है सरकार का और संगठन का, दोनों ही कमज़ोर है। इसीलिए ये सारा जो ये पूरा लवाजमा जो इकट्ठा किया गया वो इसीलिए किया गया, और ये बताने के लिए निश्चित तौर पे किया गया है कि अब ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। यही बताने के लिए योगी को भी किया गया था, लेकिन वहाँ एक पार्टी का अचानक लगभग सरेंडर जैसे हो जाने की वजह से उनको बहुत बड़ा फायदा मिल गया। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि तीसरी ताकत इतनी स्टेब्लिश यहाँ पे अभी तक नहीं है। आशीष जी, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थितियां बदली, पूरा एक ग्रुप कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आया, और उस पूरे ग्रुप को भी संगठन भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, सरकार में भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। उसी के चलते जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है वो अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा था या उपेक्षित कर रहा था। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो चंबल से लेकर ग्वालियर की बात करें, उज्जैन की बात करें, ये भी एक दिक्कत भाजपा संगठन को भी फील हुई है और सरकार में भी हमको साफ देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये समस्या अभी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी समस्या। और चुनाव के वक्त ये जो खामियाजा है 2018-19 में सत्ता में आने की जल्दबाजी में जो फैसले लिए गए, इसका खामियाजा निश्चित तौर पे आएगा। भाजपा का मूल कॉर्डर जो है, वो जो प्रवासी वो जो कॉर्डर है जिसको कह लें अप्रवासी, उनको एडजस्ट करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी और गंभीरता से सामने आएंगी और इसका इलाज करना पड़ेगा। रमेश जी, आपकी राय? 2014 के बाद से जो स्थिति थी, लगातार मध्य प्रदेश भाजपा कमजोर हुई, सरकार भी कमजोर हुई, और अब इतनी कमजोर है कि वो घुटने के बल है और दिल्ली को आके संभालना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, कुछ मामला सुधरेगा या स्थितियां और बिगड़ेगी? क्योंकि जैसा दिनेश जी कह रहे हैं, आशीष जी कह रहे हैं, जब टिकट नहीं मिलेंगे तो बगावत होगी, उस बगावत को कौन रोकेगा, कौन थामेगा? क्या ये 6 सरदार संभाल पाएंगे? राघवेंद्र जी,
कार्यकर्ताओं में जबरदस्त एक निराशा और वैराग्य का भाव है। वैराग्य का भाव इसलिए उनने 17-18 साल में ये भी देख लिया कि वो मतलब जैसे वो अब अनाथ आश्रम से बच्चे को ले आते हैं ना जी। उनकी बीजेपी में स्थिति ये है, और ये उनने तत्व ज्ञान हो गया उनको। अच्छा, भाजपा नेतृत्व केंद्र का हो और चाहे राज्य का हो, ये दोनों ही नेतृत्व बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति आत्ममुग्ध अवस्था में थे। यानी इनका ये प्रश्न ऐसा रहता था कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई स्थिति है। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस के जो 27-28 आए हैं ना, तो कांग्रेस के लोगों को जो पुराने भाजपाई है वो बहुत बुरी तरह, उनकी हालत तो ये है कि वो मतलब कैंसर के मरीज की स्थिति होती ना, वो ये मान के चलता कि मतलब मेरी तो मौत लेकिन रमेश जी, तो उनकी स्थिति ये है। ग्वालियर चंबल में। अब दूसरी बात जी, बहुत संक्षेप में, समय कम है। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो 6 सुपर 6 आए हैं फिक्स, तो राघवेंद्र जी मैं ये मानता हूँ कि हालात को कहीं ना कहीं ये सुधारने में इनकी भूमिका रहेगी, और मैं कामयाब रहेंगे, कितने रहेंगे ये नहीं कह सकता। बिल्कुल, लेकिन एक बात जरूर है, तीनों मेहमानों के साथ मैं धन्यवाद करने के पहले बता दूं कि जो चंबल ग्वालियर का मामला है जिसने बीजेपी की सरकार बनाई थी, अब वहीं सबसे ज़्यादा संकट है, क्योंकि वहां इस तरह के पोस्टर लगते हैं कि हम सिंधिया के कट्टर समर्थक। तो जो भाजपा का कार्यकर्ता वो अपने आप को बड़ा वैसा फील करता है, क्योंकि ये बीजेपी का कैरेक्टर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया समर्थक जो भाजपा में आए हैं उनको पानी में शक्कर की तरह घुलने की जरूरत थी। अगर वो नहीं घुल पाए हैं तो ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन पर, सिंधिया पर और सरकार पर भी है कि आप उन लोगों को अपने भीतर इतने समाहित क्यों नहीं कर पाए, समरस क्यों नहीं कर पाए। हालांकि ये वक्त अब इस बातों का नहीं है, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिल्ली या राजनीति बड़ी निर्मम होती है, कई बार वो अपने भी आदमी को काटती है, ये बताने के लिए कि महत्वपूर्ण हम है आप। तो ये सब चीज़ें नज़ारा हमको देखने को मिलेगा दिसंबर के पहले तक, कौन महत्वपूर्ण है, कौन निर्ममता के साथ कटेगा, बचेगा या छटेगा। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। दिनेश जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।